So the winner is Wasim and Uzaifa from UMC. Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Wasim with my teammate Muhammad Huzaifa, representing University of Management and Technology, Lahore. And today, the topic that we are delivering upon is climate change as a threat multiplier protecting coastal region of Pakistan. यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने क्लाइमेट चेंज पर बात की. आप लोगों को शायद अच्छे से अभी अवेयरनेस होगी कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट आर द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट क्लाइमेट चेंजेस. बट हम क्लाइमेट चेंज में थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन में गए हैं और कोस्टल रीजन्स को ऑफ पाकिस्तान को हमने टारगेट किया है, उस पर रिसर्च की है, उस पर जो फ्लड्स की वजह से कोस्टल रीजन जो इफेक्ट होते हैं उन पर रिसर्च की है और एट द एंड पॉलिसी भी बनाई है कि हाउ वी कैन ओवरकम दोज चैलेंजेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीप में जाने से पहले क्लाइमेट चेंज का थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं. फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि दुनिया क्लाइमेट चेंज से अवेयर होना शुरू हो गई. इन 1973 आई थिंक में भी एक दो साल आगे पीछे द वर्ल्ड स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग अर्थ डे कि दुनिया को अवेयरनेस हो जाए यूनाइटेड नेशन की तरफ से. उसके बाद ये अवेयरनेस थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होने लगी. And in 1997 on Kyoto Protocol for the very first time दुनिया एक फोरम पे बैठ गई और क्लाइमेट चेंज को डिस्कस करना शुरू किया. एंड देन उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुई एक फेमस एग्रीमेंट है, एक पॉलिसी है कि दुनिया के टेम्परेचर को हमने 1.5 to 2 सेंटीग्रेड अंटिल 2050 को हमने नीचे लाना है. सो ग्लोबली ये इशू काफ़ी राइज हुआ है और ग्लोबली इस चीज़ पे काफ़ी बात होती है. सो हमारे टॉपिक पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर कोस्टल रीजन्स हैं. तो पाकिस्तान ऑन ग्लोबली ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस जो कि क्लाइमेट चेंजेस के एक ख़ास रीज़न भी हैं, उसमें टॉप 10 मोस्ट उन कंट्रीज़ में है कि वो इफेक्टेड हैं बाय द क्लाइमेट चेंजेस. लेस देन 1% वो लेस देन 1% गैस वो इमिट करती हैं, बट इफेक्टनेस जो इफेक्ट या डिस्ट्रक्शन में जो है वो टॉप 10 रैंक कंट्रीज़ में है, पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है. अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन कोस्टल रीजन ऑफ पाकिस्तान. फ्लड इज अमंग द डिवास्टिंग नेचुरल डिजास्टर. क्लाइमेट चेंज हैव एक्सेलरेट, फ्लडिंग हैव इंक्रीज. पाकिस्तान में ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100% 10% जो आबादी है वो कोस्टल रीजन्स पर रहती हैं और इन 10% कोस्टल रीजन पे जब फ्लड्स आते हैं तो काफ़ी वो रीजन्स काफ़ी उन पे काफ़ी असर होता है. ये रीजन्स सिर्फ साउथ पंजाब या बलूचिस्तान से नहीं है कि पंजाब से कि इंडिया से दरिया आते हैं और यहाँ पर उन इलाकों में इम्फेक्ट होते हैं, बल्कि गिलगित कश्मीर बलूचिस्तान काफ़ी इलाके हमारी फ्लड्स की वजह से जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं. देन हमारे पास फ्लड्स हमारे पास आते हैं काफ़ी टाइम बाय टाइम आते हैं और काफ़ी दफ़ा इन 20s एंड 2010s और अभी रिसेंट फ्लड्स हर स्टेटिस्टिक्स को हमने नहीं देखा क्योंकि अगर हर स्टेटिस्टिक्स को हम यहाँ मेंशन करें तो काफ़ी टाइम लेगा. हमने जस्ट 2022 फ्लड्स की डिज़ास्टर को हमने मेंशन किया कि हाउ मच इन क्वांटिटी दे इफेक्टेड the regions of Pakistan and the people of Pakistan and the economy of Pakistan. Population तकरीबन 33 million people were impacted by the flood. You think 33 million is not a less number. Casualties हमारे पास 1739 deaths or 12,000 injuries, including $15.2 billion economic loss in just a few days, in just a few nights. हमारे पास $15.2 इकनॉमी ऑलरेडी हमारी इकनॉमी लॉस में जा रही है, डिफॉल्ट में जा रही है. उसी के साथ अगर फ्लड आ जाए और $15.2 बिलियन की लॉस हमारी इकोनॉमी को हो जाए, सो इज नॉट लेस देन वो. इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हमारे पास 0.9 मिलियन ऑलमोस्ट हाउसेज डिस्ट्रॉयड एंड 1.39 मिलियन वर डैमेज्ड. 13,000 किलोमीटर रोड्स प्लस
9 bridges were affected. Agriculture हमारे पास काफ़ी इम्पेक्ट होता है क्योंकि फ्लड्स आते हैं, हमारे पास क्रॉप्स होती है, इन पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, सो हमारे पास क्रॉप्स भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है. सो जैसे स्टार्ट ऑन द टॉपिक हमने मेंशन किया कि पाकिस्तान इज़ अ मल्टीपल क्लाइमेट चेंज इज़ अ मल्टीपल थ्रेट. सो मल्टीपल थ्रेट इसी हवाले से कि लाइक ये एक चीज़ को थ्रेट नहीं कर रहा, लाइक सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को टारगेट करके बीमारी या कोई और वजह हो वो चीज़ को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि ओवरऑल जो हमारे पास इकनॉमी है उसको भी लॉस होती है, घरों को, लोगों को, काफ़ी चीज़ों को वो होती है. एग्रीकल्चर में हमारे पास उसका काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है. एग्रीकल्चर में हमारे पास अगर ये हो जाए तो हमारे पास एक फूड इनसिक्योरिटी आ जाती है, और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो कम होती है पाकिस्तान के. अगर एक जैसे मैंने मेंशन की कि 2022 फ्लड जब आए तो $15.2 बिलियन जो है वो लॉस्ट हुआ. इसी के साथ पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी लाइक काफ़ी सारी चीज़ें उसी के साथ वो होती हैं. नाउ आई वांट टू प्रोसीड माय प्रेजेंटेशन टू मोहम्मद हुज़ैफा कि वो आके पॉलिसी पर बात करें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस. तो सारी बातें उन्होंने की है. किसी भी जब आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना पड़ता है. हमारे यहाँ जो मसला ये है कि हमने कभी भी क्लाइमेट को एज अ प्रॉब्लम एक्सेप्ट ही नहीं किया. अगर कोई मेरे सामने आके ये बात कर रहा है कि यार तेरे घर में आग लगी है, जाओ उसको बुझाओ, मैं आंखें बंद कर दूं कि नहीं यार मेरे घर में आग नहीं लगी, तो मेरे घर को कोई नहीं बचा सकता. तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ये सारी स्टैट्स बताने का मकसद ये था कि जो क्लाइमेट चेंज है ये अब कोई थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इकोनॉमी से लेके हमारे एग्रीकल्चर को, हमारी स्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, सबको इम्पैक्ट कर रहा है. तो सबसे पहले जो है इसमें पब्लिक को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, और वो अवेयरनेस जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से की जाएगी. वी हैव मस्ट यूज़ आवर स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, और हमारे जो मदरसाज हैं, इवन हमारे मसाजिद के जो खुतबे हैं, उधर से ये बात चलनी चाहिए कि हमें किस तरह से अपने क्लाइमेट को प्रिजर्व करना है. और हमने सिर्फ इसको अवेयर नहीं करना, एक्चुअली वी हैव टू सिक्योरिटाइज इट. हमने ये नहीं कहना कि यार 2050 में आपके साथ ये हो जाएगा. वी हैव टू से कि कल आपके साथ ये होने वाला है, टुडे इज द डे ऑफ एक्शन, यू हैव टू टेक एक्शन नाउ. तो हमने इस तरह से उनको सिक्योरिटाइज करना पड़ेगा इस इशू को. उसके बाद ये है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब ने मिल के इस माहौल को गंदा किया है, और हम सब मिल के ही इसका सोल्यूशन दे सकते हैं. तो हमें सबसे पहले इस तरह का सिस्टम बनाना पड़ेगा, कम्युनिटी को इंगेज करना पड़ेगा, जहाँ पे हम ये बात करेंगे कि सारे के सारे मिल के बैठें, आप कम्युनिटी के साथ बात करें, जो लोकल्स हैं उनके साथ बात करें. ऐसा किया गया था 2020s में, WWF गई थी उनके पास. देखें, आप जाकर उनको ये नहीं कह सकते कि यार ये क्राइम है, इलीगल फिशिंग आप ना करें, या मैनग्रोव्स की कटिंग आप ना करें, डिफोरेस्टेशन ना करें, आपको सजा हो जाएगी. वो नहीं रुकेंगे. क्यों? उनके पेट का मामला है, उन्होंने बच्चों को पालना है. तो दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप लाइक दैट. आपको उनको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे. WWF ने दिए, लेकिन वो काफ़ी माइनर स्टेज पे काम हुआ था. उन्होंने उनको सोलर प्लेट्स प्रोवाइड की, उन्होंने उनको जो है इसके अलावा मज़ीद इस तरह के हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की. तो कुछ उन्होंने दिया, और उनके बदले में उन्होंने क्या किया कि मैनग्रोव्स की उन्होंने वहाँ पे प्लांटेशन की, और काफ़ी इफेक्टिव उस जगह पे, उस रीजन पे ये हुआ. ये आपके तकरीबन ये सिंध के इलाकों में एक थोड़ी सी एक कैंपेन शुरू की थी WWF ने. तो इस चीज़ को आपके जितने भी आपका कोस्टल बॉर्डर्स हैं उस पर एक्सटेंड करने की ज़रूरत है. अच्छा, हमने काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे एक्चुअली लिखे थे, क्योंकि हमें कहा गया था कि आपके पास 15 से 20 मिनट होंगे, लेकिन अब पता लगा कि 10 मिनट हैं. तो मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उन पर एम्फेसाइज करना चाहूँगा. अच्छा, तो फेज़ 2 में अब हम देखते हैं. अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी अब तक हम बात कर रहे हैं कि हमने चलो लोकल को जो है ना हमने एक रीजनल लेवल के साथ कनेक्ट कर दिया, लेकिन हमारे पास एक ऐसी जो है क्लाइमेट कमेटी होनी चाहिए जो कि सिर्फ कोस्टल रीजन्स के ऊपर काम करे, और वहाँ से जो उनकी कम्युनिटी है उनकी इंगेजमेंट करवाए नेशनल लेवल के ऊपर. सो यू हैव टू कनेक्ट लोकल फ्रॉम रीजनल, देन रीजनल फ्रॉम नेशनल. जिस तरह से हमारा जो एक लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म एक थॉट देता है कि आपको इंटीग्रेटेड वेरिएंट के साथ चलना पड़ता है, आपको जो लोकल को रीजनल के साथ करना पड़ेगा, रीजनल को नेशनल के साथ, एंड देन अल्टीमेटली यू हैव टू एक्सटेंड योर सपोर्ट टुवर्ड्स ग्लोबल लेवल. तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये कि इंटरनेशनल लेवल्स पे जाके हम एग्रीमेंट साइन करें. किसके साथ? जापान के साथ. किसके साथ? नेदरलैंड के साथ, जिनका एक अमेजिंग डेल्टा सिस्टम है. जापान जो कि कैन यू इमेजिन, दे आर लिटरली कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम योर फुटस्टेप्स. आप चल रहे हैं और वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान में भी हुआ है लाहौर के इलाके में, लेकिन इसको मजीद एक्सटेंड करने की जरूरत है. अच्छा, अब फेज 2 में ये है
नाउ यू हैव टू एस्टैब्लिश, अपने एक एस्टैब्लिश कर दिया, ग्राउंड एस्टैब्लिश कर दिया, नाउ यू हैव द गुड बेस, नाउ इट्स द वर्क कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, आप अपने पैसों को लगाएंगे, क्योंकि आपको पैसे वैसे भी लगाने पड़ेंगे, जैसे बताया कि $60 बिलियन आपने तो वैसे भी लगा दिए। और एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो एक तहकीक है उसके मुताबिक ये है कि अगर आप पाकिस्तान आज मिटिगेशन पॉलिसी की तरफ नहीं जाता तो उनको पर ईयर $14 बिलियन का नुकसान होगा। तो इससे बेहतर क्या ये नहीं कि हम आज कुछ पैसे लगा लें और अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। आप डिफरेंट चाइना से मदद लें, आप जापान से मदद लें, यूएसए से मदद लें, लेकिन कम से कम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करें। और उसके बाद जो है आपको सिर्फ ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप शुरू कर दिया आपने, कराची को ही आपने जो है ताबोताब कर दिया, रोशन कर दिया, और जो बाकी आपका सिंध है, आपका बलूचिस्तान है, आपका केपीके है, आपने देखा जो पिछले जो फ्लड्स आए 2024 में भी एक फ्लड आया तो बलूचिस्तान काफ़ी इफेक्ट हुआ उसके साथ, आपके सिंध के इलाके काफ़ी इफेक्ट हुए उसके साथ। तो आपने उन रीजन्स की तरफ भी जाना है, आपने उन रीजन्स की भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। अब इस तरह से आपको अपनी ब्लू इकॉनमी स्ट्रेटेजी भी काम करना पड़ेगा, और आपको अपनी फिशरीज़ हैं उनको जो बचाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जब आप फिशरीज नहीं बचाएंगे तो आपका पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाएगा, और जो लोग हैं ही उसके ऊपर जो फिशरीज के ऊपर चल रहे हैं, फिशिंग के ऊपर जिनका पूरा का पूरा मतलब कि मोड ऑफ प्रोडक्शन है, तो उनके लिए मसला काफ़ी हो जाता है, जिससे फूड सिक्योरिटी की हमने बात की कि वो मसाइल खड़े हो जाते हैं। एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो हमने एक कमेटी बना ली जो कि आपको करवा रही है इंगेज नेशनल लेवल के ऊपर। नाउ यू नीड क्लाइमेट टास्क फोर्स, डिजास्टर टास्क फोर्स, जो कि उसी रीजन में हमेशा रहे, कोस्टल रीजन्स में हमेशा हो, तैनात हो, वो देखे कि क्या जो है चेंजेस आ रहे हैं, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, और वो वक्ती तौर पे अलर्ट करे सिस्टम को कि ये मसला है एंड वी हैव टू टेक द एक्शन। और वी नो कि ह्यूमन हैव सम लिमिटेशंस, हम हर जगह हर वक्त नहीं हो सकते, तो उसके लिए हमें अपना सैटेलाइट इमेजरी, हमारी जो AI ड्रिवन सिस्टम्स हैं उनको इतना इन्हेंस करना है कि वो इन सब चीज़ों को साथ लेके चल सकें। ओके, सो इसके बाद जो अब तक जो हमने बातें की फेज़ 1 और फेज़ 2 में, फेज़ 1 फेज़ 2 का मकसद ये था जो आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं, जिसको हम कह देंगे पॉलिसी है। लेकिन जब आपने लॉन्ग टर्म सोचना होता है, आपने सस्टेनेबिलिटी लेके आनी होती है, तो आप स्ट्रेटजी की तरफ जाते हैं, आप लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ जाते हैं। वो जो फेज़ 3 है उसका मकसद बिल्कुल यही है। तो आपने जब सब कुछ कर लिया, नाउ अब आपने क्या करना है, आपने आपके स्मार्ट सिटीज़ बनाने हैं। किस तरह के स्मार्ट सिटीज़? जिस तरह से जापान में बनाए जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि उनके घरों के छतों के ऊपर पौधे लगे हुए हैं? कैन यू इमेजिन कि उनके जो सोलर सिस्टम के पैनल्स हैं उनके ऊपर पौधे लगे हुए हैं? कैन यू इमेजिन कि उनके जो कार के शेड्स हैं उनके ऊपर जो है वो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं? नेदरलैंड में नीचे ट्रैफिक जा रही है, ऊपर से पानी जा रहा है। तो इस किस्म के स्मार्ट सिटीज़ के लिए हमें काम करना है, ये हमारा अगला स्टेप होगा। और इसके बाद हमें जो इस तरह से जब इंटरनेशनल लेवल पे हम जा रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स NGOs होती हैं, क्लाइमेट के काफ़ी इंटरनेशनल इदारे हैं, उनके साथ हम इस तरह के रिलेशनशिप बनाएं कि वो हमें फंडिंग करें। एक हमारे पास एक्सटेंडेड टाइम तक एक फंडिंग का एक इशू एक जो है चीज़ हमारे पास हो। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि नाउ जब आपने इतना कुछ कर लिया है तो यू हैव टू एक्सर्ट योर इन्फ्लुएंस एट द ग्लोबल लेवल। आपने बताना है कि हम इस फील्ड में हम लीड कर रहे हैं दुनिया को, हम अपने रीजन को लीड कर रहे हैं। So we have to conclude it right here. तो मैं ये कहना चाहता हूँ, being very realistic, कि ये सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा आपको, लेकिन एक डायरेक्शन जरूर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये वो मसला है जिसको हमने कई सालों में पैदा किया है, और इसको सोल्यूशन को हल करने में हमें कई साल लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें परसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए और हमें कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए, तभी ये मसला हल होगा। थैंक यू वेरी मच। Any question, please? Any question, please? Thank you for the presentation. It's very impressive to see you people, like the way you put your efforts and research into the very impressing topic right now, that is the construction of climate resilient urban planning and the coastal Thank you, region ma'am. disasters mitigation. Very well done. Thank No you. Thank you, question ma'am. from Thank you, my ma'am. side. Thank you. Thank you, ma'am.